ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे कि आपको पता है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए टर्म 2 का साइंस का पेपर था, तो उसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुकी है उनको तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिनके एग्ज़ाम होनी बाकी है उनको पता चल जाएगा न्यू बैच के लिए कि ये पर्टिकुलर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एंड क्वेश्चन के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मैं दूंगा जिसके अंदर में आपको मिलेगा पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज, उसको चेकआउट करना मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट टोटल 15 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो कुछ क्वेश्चंस बीच में और में हैं बट वो 15 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा में नहीं है, उसकी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 पार्ट में से डिवाइडेड है। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, सेक्शन बी 3 मार्क का एंड सेक्शन सी 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर से, चैप्टर नंबर 5। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सप्लेन गिविंग रीजन वाई ऑल्दो द न्यूक्लियर चार्ज इन एटम इंक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है, एज वेल एज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करने पर भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में। बट साइज ऑफ द एटम डज नॉट वेरी सेम इन द बोथ सिचुएशन, यानी कि दोनों कंडीशन में, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि साइज इंक्रीज हो, बट न्यूक्लियर चार्ज दोनों में इंक्रीज होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऐसा डिफरेंस क्यों है एटॉमिक साइज और एटॉमिक चार्ज, यानी लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक चार्ज तो बढ़ रहा है बट एटॉमिक साइज नहीं बढ़ रहा, तो उसका रीजन बताना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाए तो सबसे पहला पॉइंट है कि एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एलिमेंट। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उसका एटॉमिक साइज जो है पर्टिकुलर एलिमेंट का वो डिक्रीज होता है ना। दिस इज बिकॉज विद इन द पीरियड ऑफ द फैमिली ऑफ एलिमेंट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल। बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल के अंदर में ऐड होते हैं, बिकॉज पीरियड चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है सेल भी चेंज नहीं हो रहा, इसकी वजह से जो इसकी साइज़ है वो डिक्रीज होगी। हाउएवर एट द सेम टाइम द प्रोटॉन्स आर बीइंग एडेड टू द न्यूक्लियस मेकिंग इट द मोर पॉजिटिवली चार्ज। बट इसी सिचुएशन में अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी साइज़ धीरे धीरे छोटी होगी। बट उसके अंदर में प्रोटॉन ऐड होने की वजह से जो आपका प्रोटॉन है वो प्रोटॉन ऐड होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट में, और लेफ्ट टू राइट में जब तुम जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम के लिए सेम है कि भाई टॉप टू बॉटम में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और उसकी एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में ऐसा बोला हुआ है कि एज सॉन इन द डायग्राम ऊपर आपको दिख रहा होगा। एल्यूमिनियम रोड ए बी क्या है, एल्यूमिनियम रोड सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, उसको कैसे रखा हुआ है, ऐसे सिचुएशन में बिटवीन द टू पोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग हॉर्सो मैग्नेट के एकदम बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। मैग्नेट इन सच ए वे दैट एक्सिस ऑफ रोड इज हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द वर्टिकली अपवर्ड। ऐसा रखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो जो आपका रोड है वो हॉरिजॉन्टल हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो वो कैसे है, वर्टिकल, यानी बीच में 90 का एंगल होगा, ऐसा उनका मानना है। द रोड इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ बैटरी एंड की। रोड को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज कनेक्शन में और बैटरी और की के साथ में। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे क्या दिखा हुआ है कि क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ एल्यूमिनियम रोड। जब तुम करंट एल्यूमिनियम रोड के अंदर में पास करोगे तो क्या ऑब्जर्व होगा, तो सबसे पहले देखोगे भाई कि जब करंट एल्यूमिनियम रोड के अंदर में पास होगा ऐसे कंडीशन में हमें ऑब्जर्व होने वाला है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड की वजह से ऊपर। बिकॉज अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे कंडीशन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करोगे और लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग जो थंब है वो ऊपर की साइड में थोड़ा सिचुएशन कर रहा है, बट आपका करंट कैसा है, ऐसे है ना। तो ऐसे कंडीशन में लेफ्ट की साइड में वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। आप उसको देख सकते हो ऐसा रूल अप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन द सिचुएशन in which the axis of the road AB is moved aligning with the parallel to the magnetic field of the current is passed in a same direction। ऐसा बोल रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तब ऐसे कंडीशन में कौन सी तरफ में फोर्स लगेगा, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। बिकॉज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एक रूल है कि इसमें
जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है उन दोनों की डायरेक्शन जब परपेंडिकुलर है तभी ये वर्क करता है। मोटर का आपका वो वाला पार्ट याद होगा, मोटर के अंदर में जो कॉइल था ABCD, उसमें जो B और C वाला सिरा था वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका करंट है दोनों पैरेलल हो रहे थे, इसलिए तो यहाँ पर भी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और की तरफ में। मैग्नेटिक फील्ड is a physical quantity that has both direction and a magnitude. How can this statement be proved with the help of magnetic field line of the bar magnet? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की और बार मैग्नेट की वजह से आप इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव कर सकते हो? तो सीधा हम आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनको डायरेक्शन के साथ साथ में क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, इसकी वजह से वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी देयर आर टू एस्पेक्ट वी कैन मेजर एंड डिस्क्राइब, दैट इज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको आप दो मेथड से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। पहला तो है स्ट्रेंथ जो कि मैग्नीट्यूड को बताता है, और डायरेक्शन जहाँ पे आपको जैसे नॉर्थ टू साउथ डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है ना, तो ये डायरेक्शन शो करता है। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। द डायरेक्शन इज़ ईजी टू मेज़र, कैसे मेज़र कर सकते हो? मैग्नेटिक कंपास की मदद से। और जो उसका स्ट्रेंथ है वो आपको कोई भी उसके आयरन के पार्टिकल को पास में लेके आओगे, आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेट पर्टिकुलर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका कि यूजिंग अ हाइट, टॉलनेस, डॉफनेस ऑफ द प्लांट एज एन एग्जाम्पल सो दैट जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट इन अ ऑर्गेनिज्म। आपको उसकी टॉलनेस और डॉफनेस के अकॉर्डिंग आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसका F1 और F2 जनरेशन के अंदर में जो जीन कंट्रोल है वो आपको एक्सप्लेन करना रहेगा इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, देखो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं टॉल वाले प्लांट के T और T होंगे, डॉफ वाले के स्मॉल t होंगे। दोनों गैमेट्स जब आपस में क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन के अंदर में कैपिटल T और स्मॉल t बनेगा, और ये कैपिटल T और स्मॉल t के अंदर में डोमिनेंस किसकी है? कैपिटल T की। इसकी वजह से सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे? टॉल वाले होंगे। अब F2 जनरेशन के अंदर जब तुम देखोगे तो F2 जनरेशन में क्या होगा? इसमें जो टॉल है और ड्रॉफ है, ऐसे कंडीशन में टॉल और ड्रॉफ के बीच में जो रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है आपका 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो बनेगा 3:1, यानी 3 प्लांट टॉल के रहेंगे, बाकी के 1 प्लांट रहेगा वो जो ड्रॉफ रहेगा। ठीक है, तो आपको इस सीक्वेंस में ऐसे ड्रॉ करके आ जाना था, तो आपको इसमें फुल मार्क मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ही एक और में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सिमिलर टाइप का ही है, अभी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। इन अ क्रॉस बिटवीन रेड कलर एंड वाइट कलर फ्लावर, क्रॉस हो रहा है किसके? रेड कलर और वाइट कलर के फ्लावर के बीच में। प्लांट विथ रेड कलर F1 जनरेशन के सेल्फ पोलिनेटेड, है ना, प्लांट ऑफ द F2 जनरेशन ऑब्टेन्ड 75%। प्लांट्स वर रेड फ्लावर इज 25। जो F1 जनरेशन में है वो सारे के सारे रेड कलर के मिलते हैं, बट F2 जनरेशन के अंदर में रेड वाले मिलते हैं 75 और वाइट वाले मिलते हैं 25। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ट्रेट्स इन द अबव क्रॉस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। सेम फ्लो चार्ट जो आपके दूसरे क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में भी बनाना है, बट इसमें रेड और वाइट कलर के फ्लावर के लिए होगा। तो फ्लो चार्ट आप देख लो कैसा बनेगा। इसमें फ्लो चार्ट कुछ ऐसा रहने वाला है। पेरेंट्स आपके मिलेंगे इसमें रेड और वाइट कलर के फ्लावर, कैपिटल R एंड स्मॉल r दोनों लिंक करेंगे तो आपको कैपिटल R स्मॉल r मिल जाएगा F1 जनरेशन में, जहाँ पे सारे फ्लावर रेड मिलेंगे। F2 जनरेशन में जब कैपिटल R स्मॉल r आपस में जब इनका क्रॉस ओवर किया जाएगा तो फिनोटाइपिक रेशियो मिल जाएगा आपका 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो मिल जाएगा 1:2:1। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। वी मेंशन द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड द ओवरी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 1 by 1 देखते हैं क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है आपका प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन द यूटेरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा ऑर्गन जो है प्रेगनेंसी के सिचुएशन में यूटेरस के अंदर डेवलप होगा। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द बेबी। ग्रोइंग बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा कौन? प्लेसेंटा। ठीक है, बी के अंदर में है इसका तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब। द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज द कलेक्ट द मेच्योर ओम फ्रॉम द ओवरी। ओवरी में से मेच्योर ओम को कलेक्ट करने का काम किसका है? फेलोपियन ट्यूब का। प्रोवाइड द पैसेज टू द फर्टिलाइज ओम टू रीच द यूटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन, है ना। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4C। इसके अंदर में है द मेन फंक्शन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के अंदर में क्या है? यूटेरस प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपिंग फीटस। फीटस को डेवलप करने के लिए जो नरिशमेंट है और एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा आपका यूटेरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
डी है जो इसका, द मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी, ओवरी का मेन फंक्शन क्या है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, जो कि ओवम है, जिसको हम oocytes भी बोलते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis, oogenesis की मदद से oocytes प्रोड्यूस करेगा। oocytes किसको बोलेंगे हम, ओवम को, और oogenesis इज ए प्रोसेस बाय विच oocytes आर बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, The improvement in our lifestyle has led to the generation of the large amount of waste material. List 2 reason to justify this statement. आपको इसमें 2 रीज़न देना है इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। रीज़न देख लेते हैं क्या है। पहला रीज़न है इसके अंदर में कि द इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ स्टाइल हैज़ लीड टू द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द वेस्ट जनरेशन, इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ द पेपर प्लेट्स एंड पॉलीथीन। इसकी वजह से जो है आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट रिलीज हो रहा है ना। दूसरा है इसके अंदर में पॉइंट, एल्यूमिनियम फॉयल पैकेजिंग, जो कि अब लार्ज अमाउंट में वेस्ट प्रोड्यूस होगा डे बाय डे, तो ये बढ़ेगा ही है ना। और इसका हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो रीयूज़ ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स का रीयूज़ करके, पॉलीथीन बैग का रीयूज़ करके, जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका हम कम यूज़ करके कर सकते हैं। बट ये सब के सब ऐसे चीज़ें हैं जो हम बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ जूट्स, इसके जगह पे अगर हम जूट और बैग को यूज़ करें तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के ओर में, वो देख लो एक बार। और वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द चेंज इन पैकिंग हैज़ रिजल्टेड वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। पैकिंग के अंदर में जो चेंजेस आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं। जैसे पहले के समय पे अगर कागज़ में अगर तुम किसी चीज़ को कैरी कर रहे हो तो पेपर क्या है, डिग्रेडेबल है, बट अभी क्या पॉलीथीन में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में डिग्रेडेबल नहीं है। आपको 2 एग्जांपल देने हैं डेली लाइफ से और जस्टिफाई करना है अपने स्टेटमेंट को। ठीक है, अब 2 एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या है, पहला एग्जांपल तो है, इन आवर मॉर्निंग डे स्टार्ट विद द कटिंग ओपनिंग ऑफ द मिल्क पाउच। जो मिल्क पाउच है उसके अंदर भी प्लास्टिक होता है ना, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा है आपका, वी रिसीव द होम डिलीवरीज फ्रॉम द प्रोडक्ट बाय द, जो आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करते हो उसके अंदर में भी ऐसे ट्रेस कैंस जो यूज़ होते हैं उसमें भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। अभी इसको कैसे क्या कर सकते हैं, टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉलीथीन प्लास्टिक एंड कंटेनर शुड बी रिड्यूस। हम इसका कम इस्तेमाल करके इसका हम इन्वायरमेंट के ऊपर फ़र्क को रोक सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा आपका जो बाइनरी फिजन है अमीबा और लिस्मानिया के बीच में। तो इन अमीबा बाइनरी फिजन टेक प्लेस एट द एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पूरी ऑर्गेनिज्म में कहीं पर भी हो सकता है। वेरेज जो आपका लिस्मानिया है वो सिर्फ फ्लैजिलम के थ्रू ही बाइनरी फिजन करता है। डायग्राम आप बना सकते थे इसमें, तो ये बस 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ज़्यादा लेंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसी क्वेश्चन का में कि आपका जो मलेरियल पेरिसाइट है ना, जो कि क्या है प्लाज्मोडियम, उसके अंदर में कौन सा डिवीज़न होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है इसका प्लाज्मोडियम मलेरिया पेरिसाइट है। इट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसेस ऑफ द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के अंदर से इसका रिप्रोडक्शन होता है, इन विच जो आपके सीड्स ऑफ द न्यूक्लियस है वो डिवाइड होते हैं मल्टीपल टाइम्स, बार बार डिवाइड होते हैं इन द सराउंडिंग इटसेल्फ बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, लेटर मेम्ब्रेन फॉर्म द सराउंडिंग इच न्यूक्लियस स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग इट। और फिर ये जब ये बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो टूटता है तो ये सारे के सारे जो इसके डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, तो इसको हम मल्टीपल फिजन बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फॉलोइंग मोलिकुलर फार्मूला। ये जो 1 2 3 4 5 मोलिकुलर फार्मूला के कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब इसमें 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 मार्क में ही है सारे, तो हाफ मार्क ईच है, आपको इन सब के आंसर करने हैं। ठीक है, 1 स्टेटमेंट लिखना रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंपाउंड प्रेजेंट इन द C3H6। तो सबसे पहले C3H6 का स्ट्रक्चर देख लो तुम। C3H6 का स्ट्रक्चर क्या है कि उसके अंदर में 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसका जो डबल जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका वो है कितना, ओनली 1। ठीक है, बाकी के कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत सारे हैं। ठीक है, नाउ द इसका 7B है जो आपका, उसका आंसर देख लो। 7B के अंदर में क्या बोला हुआ है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फॉर्मूला सीरीज विच इज कार्बन कंपाउंड ऑफ द C4H6 बिलोंग्स। तो C4H6 जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसके फर्स्ट मेंबर का आपको बताना है। तो C4H6 आप देख लो स्ट्रक्चर, इसके अंदर में एक ट्रिपल बॉन्ड है, इससे मतलब ये निकलता है कि वो अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। और अल्काइन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, इथाइन। इथाइन का आपको फॉर्मूला लिखना है C2H2, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ द इसका 7C देख लेते हैं। क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड्स फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एटम्स। तो रिंग स्ट्रक्चर कौन फॉर्म करता है, तो ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इन सब में से C6H6 जो कि एक एरोमेटिक टाइप का हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम क्या है, बेंजीन। ठीक है, इसके बारे में हम 11th के अंदर में बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव कंपाउंड इज द मेंबर ऑफ द अल्केन सीरीज। ऊपर के अंदर में अल्केन सीरीज का मेंबर कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले याद ये रखना है कि अल्केन सीरीज के मेंबर के लिए एक फार्मूला होता है CnH2n+2 और इस फार्मूले से जो भी ऊपर के मेंबर थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं उसको आपको लिख देना है और जो एप्लीकेबल हो पा रहा है वो कौन सा है, C3H10 ओनली। और C3H10 का नाम क्या हो जाएगा, C3H10 का नाम होगा प्रोपेन। ठीक है, और यही है जो इसके मेंबर से बिलोंग करता है। बाकी आगे के अंदर में है तुम्हारा सेक्शन बी और सी। सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका आंसर उसके अंदर में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आपको ये पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट दिख रही है उसमें मैंने पर्टिकुलर चैप्टर वाइज PYQ दे रखे हैं, तो इनके पर्टिकुलर PYQ आप सॉल्व करो। नेक्स्ट जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।